प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। कुछ दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने आलिया शाह यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। प्रोग्राम ना करने की वजह मैंने आपको ये बताई थी कि मैं ट्रैवल कर रही थी और ट्रैवल के दौरान कुछ दिल भी नहीं करता और फिर ये कि टाइम भी नहीं होता, शेड्यूल भी ऐसा होता है और फिर ये भी होता है कि फ्लाइट के दौरान आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं अमेरिका से आपके लिए आज के दिन प्रोग्राम कर रही हूँ और खबरें काफ़ी थी, लेकिन मैंने सोचा कि किस पर आज प्रोग्राम किया जाए। एक खबर जो कि मेरे नज़र से गुजरी थी, लेकिन क्योंकि मैं आपके लिए उस पर प्रोग्राम नहीं कर पाई, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। हमने काफ़ी दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में बात की, मैंने इस चीज़ पर जोर दिया अपने प्रोग्राम्स में कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, तो जो जंगें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी होती हैं और होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दुनिया को जो रहेगी वो होगी फूड सिक्योरिटी। और इस पर हमने इंडिया की इस हवाले से क्या पॉलिसीज़ हैं और कैसे हर फोरम पर और हर कॉन्फ्रेंस में और हर समिट पे इंडिया का जो एजेंडा होता है उसमें सबसे ऊपर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और ख़ास तौर पर फूड सिक्योरिटी की वो बात करते रहे हैं। तो हमने हर बार ये बात की कि जनाब फूड सिक्योरिटी की इतनी बहुत बात की जा रही है और सिर्फ चंद कंट्रीज ऐसे हैं कि जो इस इशू पर नज़र रखते हैं और जो इसकी बात कर रहे हैं कि भाई लोगों तैयार हो जाओ, आगे फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो सब अपने अपने जो हैं वो कुछ ऐसा करें कि दुनिया को इस हवाले से मुश्किलात दरपेश ना हो। लेकिन अब वो मौका आ गया है। इसकी वजह यह है कि एक तो इंडिया की तरफ से ये स्टेप लिया गया कि जो राइस एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा, बासमती राइस, बल्कि इसके अलावा जो ब्रोकन राइस है वो भी मैं डिटेल्स देख रही थी, जिसको टोटा बोलते हैं यानी टूटे चावल, उस पे भी कुछ जो काइंड्स हैं यानी कुछ अकसाम चावलों पे उसकी बैन लगाया गया इंडिया की तरफ से। अब ये एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का 40% से ज़्यादा राइस को जो खपत है वो इंडिया के चावलों से होती है और इसमें और भी कुछ डिटेल्स हैं कि कितना बड़ा वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है चावल और अब इस पे बैन लगाया गया। लेकिन बैन लगाने की सबसे बड़ी वजह क्या हुई? देखिए, एक तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया, आप जानते हैं कि ह्यूज पॉपुलेशन है, एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास जहाँ बहुत सारी सहूलियात हैं, जहाँ वो दुनिया की बहुत सारी ऐसी सहूलियात को पूरा करता है, लोगों की कमियों को पूरा करता है, वहीं पर उसकी अपनी आबादी के लिए भी एक बहुत बड़ी मकदार जो है वो फूड की चाहिए होती है। आप ये सोच सकते हैं और बहुत आसानी से ये बात समझी जा सकती है। लेकिन जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसमें इंडिया को ये नज़र आया कि इन हालात में अपने मुल्क की आबादी का पूरा करने के लिए सबसे पहले जो है वो अपना मुल्क है और अपनी पॉपुलेशन है। तो हमें पहले अपनी पॉपुलेशन की जो इस वक्त की फूड की जितनी भी कैपेसिटी है उसको पूरा करना है। तो इसलिए उन्होंने इस पे एक तो पाबंदी लगाई। अच्छा, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इंडिया की तरफ से ये कदम फूड सिक्योरिटी के हवाले से नहीं उठाया गया, बल्कि इस पे हमने ये देखा कि रशिया की तरफ से भी जो खास तौर पर ब्लैक सी डील, उसमें उन्होंने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी कंट्रीज के बीच, उस ग्रेन्स डील पर उन्होंने उसमें से अपने आप को पुल आउट कर लिया। किस वजह से? वो इसलिए कि यूक्रेन सबसे बड़ी वजह है उसके ऊपर। खास तौर पर कहा यह जा रहा है कि क्रीमिया पर हमले के बाद फिर जो हालात पैदा हुए हैं उस पर रशिया प्रेशराइज कर रहा है वो दुनिया को, कि दुनिया की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से, वेस्ट की तरफ से यूक्रेन का साथ देने के लिए रशिया पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन पाबंदियों को जब तक उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि इस हवाले से रशिया ने कुछ कंडीशंस भी पेश की हैं कि अगर आप ये करते हैं तो ठीक है, ये जो ग्रेन डील है इस पे मैं दोबारा से शामिल हो जाता हूँ, क्योंकि इससे यूक्रेन में ग्रेन्स का पहुंचना और उनके लिए वहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके हवाले से यूक्रेन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। ये ग्रेन्स डील क्या है इसके ऊपर भी बात किए लेते हैं, क्योंकि थॉरोली हम ये फूड सिक्योरिटी पे बात करें तो इस वक्त जो 2-3 स्टेप्स लिए गए दुनिया में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले जो मैंने आपको चावलों की बात की, बल्कि इसके बाद हम ये भी बात करेंगे आज ही के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, खासतौर पर राइस एक्सपोर्ट की जब हम बात करें, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने इसके ऊपर जब पाबंदी लगाई है तो हम कहाँ इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए, पहली तो ये बात समझ लीजिए कि मैंने आपको ये बताया कि 40% से जो ग्लोबल राइस ट्रेडर है वो इंडिया से जो है वो शिपमेंट्स जाती हैं और जिसमें तकरीबन 140 कंट्रीज कहा जा रहा है। इंडियाज राइस शिपमेंट 22.2 मिलियन टन्स कही जाती है
और फिर और ये मैं इंटरनेशनल मीडिया से आपको बहुत ही ऑथेंटिक मीडिया जो है, जैसे कि स्काई न्यूज़ पर इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई है, प्रोग्राम्स हुए हैं, और भी गार्डियन में आप देख लें, बहुत जगहों पर ये पब्लिश हो रहा है। फिर ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट्स जो कही जा रही है 55.4 मिलियन टन्स। अब जब इतनी बड़ी मकदार जो है, क्योंकि इंडिया के अलावा जो 2 कंट्रीज और हैं जो कि पूरी दुनिया की चावलों की खपत में अपनी जो है उनकी तरफ से की जाती है पूरी, वो है एक वियतनाम और दूसरा थाईलैंड। लेकिन वो इंडिया से बहुत पीछे हैं और वो ये नहीं कर सकते कि अगर इंडिया ने अपनी ये एक्सपोर्ट बंद कर दी है, बैन कर दी है, तो वो इसको पूरा कर सकें, ऐसा भी नहीं है। 4 और 5 अगर हम बड़े दुनिया में एक्सपोर्टर्स कहें राइस के, तो उसमें इंडिया के बाद जैसा मैंने बताया कि थाईलैंड, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स भी और पाकिस्तान भी उन मुल्कों में है कि जहां से बड़े पैमाने पर राइस एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे हालात इस तरह के नहीं है, मैं वो भी आपके सामने रखूंगी। फूड सिक्योरिटी के इशू पर कोई भी कंट्री दुनिया को कंट्रोल भी कर सकता है, जैसा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जब राइस की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया तो दुनिया चीख उठी। इसकी वजह यह है कि इतना इन्फ्लेशन हो गया, इस बिना पर देख सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी के इशू पर कोई कंट्री कैसे दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जैसा कि इस वक्त इंडिया ने जब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो पूरी दुनिया चीख उठी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 40% से ज़्यादा दुनिया के डिमांड को इंडिया पूरी करता है राइस की। लेकिन जब वहाँ से राइस उन कंट्रीज़ में पहुँचना बंद हो गया तो फिर अब वो क्या करें और कहाँ से मंगवाएं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि दूसरे कंट्रीज इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। मैं देख रही थी रॉयटर्स में इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, इसमें कहा गया है कि टू पुट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 2 मिलियन टन्स एट रिस्क। डीलर्स ने कहा है कि 2 मिलियन टन्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिस्क पर आ चुके हैं। और इस वक्त कंट्रीज अब ये सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, इस बिना पर महंगाई पूरी दुनिया में इतनी हुई है। देखिए, आप ये बात याद रखें कि जब हम बात करते हैं कि ग्रेन्स, उसमें राइस, चावल जो है वो दुनिया के बहुत ज़्यादा कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ पर ऐसे ग्रेन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि उसके बगैर उनका गुजारा ही नहीं। अगर हम जिन कंट्रीज की बात करें, थाईलैंड और वियतनाम, जो कि इंडिया के बाद बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, तो वहाँ के अपने लोग चावलों के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, अमेरिका को अगर आप देख लीजिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स भी एक बड़ा एक्सपोर्टर कहा जाता है, वहाँ पर भी इस वक्त महंगाई हुई है इंडिया के चावल बंद कर देने की बिना पर। इसकी वजह क्या है कि वहाँ पर जो उनकी पॉपुलेशन है उसका एक बड़ा हिस्सा मैक्सिकन्स का भी है। मैक्सिकन, स्पेनिश वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बसते हैं। और आपको पता है कि मैक्सिकन्स की जो फूड है उसका जो मेन आइटम है वो राइस है, वो भी राइस के बगैर गुजारा नहीं करते। तो अगर अमेरिकन्स उतने राइस नहीं खाते, लेकिन वहाँ पर आप जानते हैं कि जो दूसरी नेशंस हैं वो भी बड़ी तादाद में बसती हैं, लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है, तो वो वहाँ पर बसने वाले लोगों के लिए भी चावलों की डिमांड पूरी नहीं की जा पा रही। तो देखिए, इस बिना पर क्या इंडिया इस वक्त कंट्रोल नहीं कर रहा पूरी दुनिया को? क्योंकि इंडिया इस वक्त अपनी बात, कोई भी बात मनवा सकता है। इंडिया ये कह सकता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसकी वजह यह है कि मेरे अपने लोगों। अच्छा, कहा यही जा रहा है, आप देख रहे हैं कि जैसा हमने आपको ये बताया कि इंडिया ने ये जो एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, इसकी बड़ी वजूहात, कुछ रीजंस में एक बड़ी वजह ये भी है कि आप ये भी जानते हैं कि बारिशें होती हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त इस रीजन में सैलाब की बात की जा रही है। जैसे कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया, तो इंडिया के हालात जो हैं सैलाब के हवाले से वो भी हमने देखे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो सैलाब की जो सिचुएशन है और प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं कि आगे फ्लड्स आ सकते हैं, तो उसके अलावा जो बारिशें हैं वो भी इन मौसमों में, मॉनसून जिसको कहा जाता है, वो कितनी होती हैं, जो फसलें होती हैं वो भी तबाह होती हैं इन हालात की बिना पर। तो उनका कहना ये है कि हमें अपनी पॉपुलेशन के लिए सबसे पहले हमें उन तक पहुंचानी है ये ग्रेन्स और ये चावल, और उसके बाद जो बचत होगी या जो हम जितना लोगों को दे सकेंगे दुनिया को हम उतना देंगे। तो ये बात भी अपनी जगह पर है। लेकिन इसमें एक और बात है, जैसा कि मैंने कहा कि क्या इन हालात में कोई कंट्री दुनिया को कंट्रोल कर सकता है या अपनी डिमांड्स पूरी कर सकता है? एग्जैक्टली ऐसा है, क्योंकि फिर उस कंट्री के पास ये ताकत होती है। इसकी मैं मिसाल आपके सामने ये पेश करती हूँ अब, कि रशिया की बात की लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो रशिया है उसने भी एक इंडिया से पहले ब्लैक सी के हवाले से जो एक डील है या ट्रेड होती है, उससे पुल आउट किया अपने आप को।
अब जो ब्लैक सी में ट्रेड की हम बात करते हैं तो उसमें जो यूक्रेन है वहां की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो वहीं से उसी थ्रू होती है। तो रशिया ने अपने आप को इसमें से निकाल कर असल में यूक्रेन पर प्रेशर डाला है, दुनिया पर और खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट के लिए, कि देखो तुम मेरे साथ ये कर रहे हो तो मैं ये करूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कहा यह जा रहा है कि वो जो हमले हो रहे हैं उस दौरान जो यूक्रेन की तरफ से किया गया है, उसके बाद रशिया ने ये फैसला किया है। अगर इसके अलावा भी हम इसको देखें तो वो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं, बल्कि मैं आपको ये भी बताई देती हूँ कि रशिया जो है उसने इस हवाले से क्या डिमांड्स की हैं। इस ग्रीन डील में वापस आने के लिए रशिया ने 7 कंडीशंस रखी हैं यूनाइटेड नेशंस के सामने। एक तो उसने ये कहा है कि जो दुनिया का स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है उससे रशिया के बैंकिंग सिस्टम को जोड़ा जाए। आप जानते हैं कि रशिया के बैंक्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं, तो उसका कहना यह है कि ये सैंक्शंस खत्म की जाए। फिर उसने कहा है कि जो ग्रेन्स हैं और जो फूड आइटम्स हैं और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, जो पाबंदी है, उसको ख़त्म किया जाए। फिर रशिया ने यह कहा है कि जो उसके जहाज़ हैं, ग्रेन्स लेकर जो अजनास से लदे हुए जहाज़ खड़े हैं, उनको इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक्स जो है उसकी फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि इस पर भी सैंक्शंस लगी हैं रशिया पर वेस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। फिर उसने ये कहा है कि उसके जो एसेट्स फ्रीज किए गए हैं वो दोबारा से उनको बहाल किया जाए। फिर रशिया की एक कंडीशन ये है कि ग्रेन डील में सिर्फ रिच कंट्रीज को ही शामिल ना किया जाए, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ज़रूरतमंद कंट्रीज जो हैं, जिनको असल में ज़रूरत है, जो गरीब ममालिक हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। अब आप इसको भी याद रखिएगा कि पिछले साल ये हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस और टर्की की कोशिशों से जो है वो ग्रेन डील ये हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो ब्लैक सी है उसके ज़रिए यूक्रेन जो है वो अनाज की आलमी मंडियों तक उसको जो एक्सेस मिल सकेगी, यानी जो इंटरनेशनल मार्केट है ग्रेन्स के लिए उसमें उसको एक्सेस मिल जाएगी, उसके लिए मुश्किलात कम होंगी। उसमें रशिया भी शामिल था। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे रशिया ने ये वाली कंडीशंस रखी हैं, वैसे ही इंडिया भी कोई कंडीशंस रख सकता है। ओके, इस वक्त इंडिया ने ये बताया है कि किस बिना पर वो ये स्टेप्स ले रहा है, वो अपने लोगों के लिए कर रहा है, लेकिन वो ये कर सकता है कि वो ये कहे कि ठीक है, अगर तुम लोगों को चावल चाहिए, राइस चाहिए और महंगाई बहुत बढ़ रही है मेरे इस इकदाम के बिना पर, तो ठीक है, फिर मेरे साथ आप ये वाली डील कर सकते हैं। और इसमें वो जो भी मनवाना चाहे मनवा सकता है। वो वेस्ट को कह सकता है, वो अमेरिका को कह सकता है, इंडिया, वो दुनिया को ये कह सकता है कि जहां जहां मेरे चावल जाते हैं, अगर आपके लिए जो है मुश्किल पैदा हो रही है तो फिर आप मेरे लिए भी कुछ आसानियां पैदा करें। और दुनिया को उस जगह पर कैसे ला सकता है कि तुम्हें ये चाहिए तो फिर मुझे ये चाहिए। लेकिन हम जरा पाकिस्तान की बात किए लेते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है। देखिए, इसमें एक बात तो बहुत बड़ी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जो कि एक ही जगह पर मौजूद है, अगर पाकिस्तान चाहे तो इससे भी बहुत अच्छे तरीके ताल्लुकात रखकर इंडिया से, अगर हमारे रिलेशंस इंडिया से बहुत अच्छे हों तो हमें तो इस सिलसिले में कोई मुश्किल पैदा ही ना हो, और हम भी उसके साथ दुनिया के सामने खड़े हो सकें कि जनाब हाँ ये बात है, हाँ ठीक है, हम अपने हमसाई के साथ हैं और आपको ये करना पड़ेगा। और इससे हम उसी वक्त करेंगे ना कि जब हमें भी इससे कोई फायदा हासिल हो रहा होगा। और ऑब्वियसली जब हम अगर इस तरह के रिलेशंस या ताल्लुकात होंगे तो फिर दोनों मुल्कों को फायदा होगा, तो दोनों ही एक साथ चलने पर तैयार होंगे। लेकिन हमारे तो हालात इससे ऑपोजिट है ना। अब जैसा मैंने आपको ये बताया कि गो के पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, और हमें तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए ना, इसका जो है हमें मार्जिन मिलना चाहिए कि भाई हम तो एक ज़राई मुल्क हैं, तो हम तो खुद लोगों को दे रहे हैं। तो ये जो 5 बड़े कंट्रीज दुनिया में हैं चावल एक्सपोर्ट करने वाले, उसमें पाकिस्तान भी 5वें 6 नंबर पे आता है। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं एक्सपोर्ट करने के राइस, वो कहाँ पर हैं इस वक्त? मैं आपको फिच की कुछ खबरें इस हवाले से जो हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, और कुछ और जो बड़े इदारे, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान राइस प्रोडक्शन फेल फ्रॉम 9.1 million tons in 21-22 to 6 million tons in 22-23। ठीक है जी, ये जो 2 साल हैं इसमें हमारी राइस की एक्सपोर्ट इतना गिर गई है, वो मैंने आपको बताया। और इसमें ए फॉल ऑफ 34.1% अकॉर्डिंग टू द USD's forecast। Pakistan's rice exports are set to fall from 4.8 million tons in 21-22 to 3.8 million tons in 22-23। तो हम तो कितने मिलियन टन्स हमारे चावलों की एक्सपोर्ट कम हो रही है। अच्छा, अब उसमें कई एक बेसिक फैक्टर्स हैं, जिसमें एक बड़ा फैक्टर आप जानते हैं कि हमारी सैलाब की सिचुएशन भी है। वैसे तो कहा जाता है कि जनाब सैलाब जब होता है
तो उसके बाद, उस दौरान तो नहीं लेकिन उसके बाद फसलें ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन ये तो कोई एक्सपर्ट बता सकता है कि किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन हम ये देखते हैं कि सैलाब आने की बिना पर जो है कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो जहां एक्सपोर्ट किया करता था चावल, अब वहीं से इंपोर्ट भी कर रहा है। जैसे कि चाइना तक पाकिस्तान के चावल जाते थे, लेकिन अब चाइना से बहुत बड़ी मकदार पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है चावलों की। यूनाइटेड स्टेट्स तक पाकिस्तान के चावल जाते थे, वहां से भी पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है। कई ऐसे कंट्रीज, इंडिया से बहुत बड़ी मकदार में पाकिस्तान की इंपोर्ट होती है चावलों की। यानी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान में भी इंडिया के चावल की जो क्वांटिटी पहुंचती है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो हम तो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं वो फूड या फूड आइटम, वो ग्रेन के जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे, तो हमारे हालात ये हैं कि हमें वो इंपोर्ट भी करनी पड़ रही है। तो इस बिना पर हम तो यानी इसमें क्या कह सकते हैं, वो तो मैंने आपको, क्योंकि हम इस वक्त एक तज्जिया कर रहे हैं इसका, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के हालात कहाँ हैं वो मैंने आपको बताया। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है मेरे सामने मौजूद थे जो मैंने आपके सामने रखे कि इस वक्त दो बड़े कंट्रीज, जैसे कि पहले रशिया की तरफ से ये स्टेप लिया जाता है कि जनाब वो अपने आप को इससे करें, उसके बाद फिर हमें इंडिया की तरफ से पता ही चलता है कि राइस एक्सपोर्ट्स जो है उन्होंने बैन कर दी। अब कितने अरसे के लिए की है, कब हालात ठीक होंगे, अपनी जगह पर है। लेकिन जैसा मैंने आपको ये बताया कि ये हमें, जो हम बात किया करते थे कि फूड सिक्योरिटी के आगे हालात बहुत ख़राब हैं, तो ख़ास तौर पर जो इन कंट्रीज़ को आगे मुश्किल हालात का सामना करने जा रहे हैं, उनमें हमारे अपने मुल्क का नाम भी शामिल है। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में देख रही थी, इसमें कहा जा रहा है, उसमें अब क्या बताएं, उसमें यानी यमन, सूडान, एथोपिया और अलजायर और इस तरह के कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके नाम आ रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है कि जो बड़े इश्यूज खड़े हो सकते हैं और अनाज की कमी हो सकती है और लोगों को फूड ना मिलने की, फूड शॉर्टेज की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और ये फूड सप्लाई चेन्स जो हैं वो तब से ये स्टार्ट हुआ है, ख़ास तौर पर जब से कोविड आया है, तो तब से जो फूड सप्लाई चेन्स का एक मसला खड़ा हुआ है वो अभी तक। और अब तो खैर आप देख ही रहे हैं कि एक तो दुनिया में जो जंग लग चुकी है रशिया और यूक्रेन के बीच, उसकी बिना पर, और कुछ और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके इतने बहुत सारे एंगल्स हैं जिसपे हम फिर दोबारा भी जो है वो बात कर सकते हैं। और इस डिस्कशन का आखिरी पॉइंट आपके सामने रखे देती हूँ, और वो ये है कि चावल वो फूड आइटम है जिसके लगाने से लेकर यानी बोने तक, काश्त से लेकर और पकाने तक सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। 90% वाटर की जरूरत होती है इस फूड आइटम के लिए, लगाने के लिए, काश्त करने के लिए और पकाने के लिए। हर जगह पर पानी के बगैर चावल का जो है वो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि दुनिया में पानी के हवाले से क्या कहा जा रहा है कि आने वाली जंगें भी पानी पर होंगी। अभी भी जो पानी के हालात हैं वो भी आपके सामने देख सकते हैं आप। तो जो फूड सिक्योरिटी है उससे पानी का मसला भी जुड़ा हुआ है। बहरहाल ये तो एक बहुत एक वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर फिर हम दोबारा भी कभी बात करेंगे। अभी मैंने आपके सामने ही रखा कि जो हम बात किया करते थे उसमें इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी के मसाइल जो है वो खुद शुरू हो चुके हैं। और इस हवाले से ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया हमारा हमसाया कंट्री, जिसने हमेशा फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पे बात की है, हर फोरम पे इसको अपने एजेंडे में टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है। और हम देख रहे हैं कि अब दुनिया के हालात ऐसे ही आ चुके हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कोई कंट्री फूड सिक्योरिटी के मामले पर पूरी दुनिया को जो है वो अपनी बात मनवा सकता है और डिमांड्स भी अपनी पूरी करवा सकता है। हो सकता है हम आने वाले दिनों में ऐसा देखें जैसे कि रशिया ने उस डील से निकलकर अपनी डिमांड सामने रखी है। तो क्या इंडिया भी पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है और कंट्रोल कर सकता है, इस हवाले से अपनी डिमांड्स सामने रख सकता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर मुझे भी ये चाहिए। ये तो हम देखेंगे। अभी इजाज़त दे, दोबारा